करा दीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? वैसे ही जैसे परसों छोड़ के गए थे। सोच रहे होंगे आज फिर से वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 चलेगा। जी नहीं, आज अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 की। तो एज यूजुअल, जैसे हमेशा की तरह से, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक सिस्टम डेवलप किया है कि हम लोग पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझेंगे कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहना क्या चाहता है, और फिर हम लोग बात करेंगे उसके लीगल प्रोविजंस की, और फिर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की। नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े बढ़ जाते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। इस बार के जो अपना क्लासेस चल रही हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो बहुत डिटेल में चल रही हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग लिख के, पहले क्वेश्चंस को लिख के अच्छी तरह समझ के तब हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़ा सा ज़्यादा लगेंगे आपको। लेकिन एक बात पक्की है, क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप पढ़ते ही तुरंत समझ जाओगे ये तो वो वाला क्वेश्चन है। चलिए जी, शुरू करते हैं इन्हीं सब बातों के साथ। जी सर, विजुअलाइजर दे दीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। सबसे पहले बेटे इस एएस का नाम देखो जरा। इस एएस का क्या नाम है? इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या नाम है जी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंड प्रॉफिट एंड अच्छा, फॉर द पीरियड एंड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो क्या नाम है इसका। तो एज यूजुअल 3 फेज। पहला फेज अंडरस्टैंडिंग। आइए हम लोग पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि आखिर इस एएस में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी होंगी। ये एएस बना तो किस लिए बना, इस एएस के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें बताई जाने वाली हैं, और उनका प्रैक्टिकली क्या यूज है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। होता क्या है बेटे, जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल के हो, एचयूएफ के हो, पार्टनरशिप फर्म के हो या कंपनी के हो, तो जितने भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है, दिमाग में नोट करने का टाइम है ये। जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के केस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है जी, और बनती है जी बैलेंस शीट। जैसे राम कैपिटल, ये तो है इंडिविजुअल का बिजनेस, जहां पे एक आदमी बिजनेस चला रहा है। दूसरा है बेटे पार्टनरशिप फर्म, यहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं। होता यहां पर भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं ऐसा मान रहा हूं, बात बिजनेस की हो रही है, प्रोफेशन की नहीं। और यहां पर भी बैलेंस शीट होती है, और यहां पर बस इस प्रॉफिट एंड लॉस को क्योंकि एक से ज्यादा लोग बांट रहे होते हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बांटने वाला अकाउंट बनता है। नेट प्रॉफिट यहां उतरेगा, यहां पर सब में बटेगा, ए में, बी में और सी में। फिर यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, क्योंकि जब एक ही कैपिटल होती है तो उसमें तो तुरंत यहीं पे जोड़ घटा हो जाते हैं। अलग से वर्किंग नोट बना करके तब यहाँ पर पार्टनर कैपिटल को लेके आते हैं। बात आगे बढ़ती है, जब यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं किसके, कंपनी के, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनमें से मेन जो चीज है मैं उसको लेकर के आ रहा हूँ। ये अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्ट 2 में बनता है, और पार्ट 1 में बनता है बैलेंस शीट, यानी पहले बैलेंस शीट बनाई जाती है, और ये बनती है, आपको पता ही है बेटे, वर्टिकल। ये भी अपना अब वर्टिकल बनता है। अब सवाल ये है, ये एएस करेगा क्या, और इस एएस की जरूरत क्यों पड़ी, प्रैक्टिकल लाइफ में ये एएस किस तरह से काम आएगा। तीनों बातें एक साथ, क्यों पड़ी इसकी जरूरत, ये एएस करेगा क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में किस काम आएगा।
बेटे ये आप जब प्रैक्टिकली जाओगे ऑडिट करने, चाहे अपनी आर्टिकलशिप के दौरान और चाहे सीए बनने के बाद में, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे होंगे तो आपको एएस की कंप्लायंस मैंडेटरी है। एएस ये कहता है जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये कराएगा। कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी ओनर के नोटिस में आने के लिए। ओनर के नोटिस में आने के लिए जो बिजनेस का ओनर है, एक ऐसे बंदे के नोटिस में आने के लिए जो बिजनेस का जिसने बिजनेस को बोरोइंग्स दी हैं, लेंडर है जो बिजनेस का, जिसने बिजनेस को उधार दिया है, लोन देने वाला। बहुत जरूरी था बैंक्स की नॉलेज में आना, क्योंकि बैंक्स भी कई बार इनको बोरोइंग्स देते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म। बहुत जरूरी था मैनेजमेंट की खुद की नोटिस में भी आना कुछ चीजों का। तो ये एएस की जरूरत उन चीजों के लिए बनी जिनका नोटिस में आना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर जो डिसीजन लेने हैं उनको इफेक्ट कर सकती थी। तो ऐसी चीजों के लिए एक सेपरेट डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी कि भाई उनको अलग से दिखाया जाए। तो ये एएस जो करने वाला है वो यही करने वाला है कि वो कुछ चीजों के लिए स्पेशल डिस्क्लोजर मांगेगा, कहेगा कि इसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर दो। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये एएस आज हमें जो सिखाएगा वो यही सिखाएगा कि किन किन चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से शो करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन मेकिंग को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर होने वाले डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकती है। चाहे वो डिसीजन लेंडर ले रहा हो जिसने लोन दिया है, चाहे वो बिजनेस का मालिक ले रहा हो, शेयर होल्डर, और चाहे वो कोई और ले रहा हो जो भी बिजनेस से रिलेटेड है। तो अब इस एएस के अंदर हम क्या करने वाले हैं जी? हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, इस एएस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये एएस क्या बताएगा कि नेट प्रॉफिट, देखो इसके नाम में सब छुपा है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, कि फॉर द पीरियड जिस साल का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी बातें हैं जो सेपरेटली दिखानी चाहिए। कुछ 5 बातें हैं जिनको बेटे बस वो रटी रटाई है, गिनती की 5 या 6 लगभग। कहते हैं क्या? उनको सेपरेटली दिखाओ, यानी बाकी को सेपरेटली नहीं दिखाना है। बाकी को सेपरेटली दिखाने की रिक्वायरमेंट एएस की नहीं है, और एएस की बात तो माननी पड़ेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जिन 5-6 बातों को बोला उनको तो अलग से दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि एक जनरल टेंडेंसी है कि ये वाली बातें अकाउंट्स के बेसिस पर होने वाले डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहती हैं, उनको इफेक्ट कर देती हैं। थैंक यू सर। अच्छा स्टेपल करवा दो मैं इनको। अच्छा बात मैं आगे बढ़ाता हूं बेटे। अब वो अकाउंट्स किसके हो सकते हैं? इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म के भी हो सकते हैं, और कंपनी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात, जिसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं उसमें जिस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है फॉर द पीरियड, उसके अंदर कौन कौन सी बातें सेपरेटली दिखानी है, ये बात हमें एएस बताएगा। एंड के बाद में प्रायर पीरियड आइटम्स, पिछले पीरियड का कोई आइटम, कोई ट्रांजैक्शन, कोई इवेंट, याद है आपको हमने AS4 में बात की थी? हाँ सर, AS4 में आपने एक बात की थी क्या? मैनेजमेंट के अप्रूवल की डेट तक का, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन मैनेजमेंट के अप्रूवल की डेट तक का जो भी इवेंट हो रही है वो एडजस्टिंग होगी या नॉन एडजस्टिंग होगी, ऐसा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास तक पढ़ा था। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं क्या? ये है हमारा, हम प्रायर पीरियड आइटम की बात कर रहे हैं, पीपीआई के बारे में। ये हमारा ईयर है जी, और ये हमारी बैलेंस शीट की डेट है। हमने कुछ बातें की है लास्ट क्लास तक। ये मैनेजमेंट के अप्रूवल की डेट है जी। इस दौरान जो इवेंट होती थी वो यहां पर एडजस्ट कर दी जाती थी एज पर AS4। कब कर दी जाती थी? अगर उसकी कॉन्टीजेंसी थी,
अगर उसकी कॉन्टिजेंसी थी बैलेंस शीट डेट पर, यानी अगर उसके बारे में पहले से ही बैलेंस शीट डेट पर लग रहा था कि भाई ये इवेंट हो सकती है, ठीक है जी, और अगर लग रहा था कि नहीं हो सकती है तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होती थी। तो बेटे सीधी सी बात है, दो में से एक ही बात होती थी, या तो वो एडजस्ट हो जाती थी या वो एडजस्ट नहीं होती थी। अब जब एडजस्ट नहीं होती थी तो किस वजह से एडजस्ट नहीं होती थी, या तो वो नॉन एडजस्टिंग थी या फिर वो इवेंट यहां पे हो जाती थी। तो क्या इसको कहीं नहीं दिखाएंगे जो पिछले साल वाले खातों में नहीं दिखा रहे हैं? तो क्या इसको कहीं नहीं दिखाएंगे? अगर ये पिछले साल वाले खातों में एडजस्ट करके नहीं दिखा रहे हैं तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं करके दिखा रहे हैं तो ये क्या कहते हैं? नहीं जी, इसको दिखाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज, कुछ बातें ऐसी होंगी जो पिछले साल की कुछ यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ गलतियां हो जाएंगी, रेक्टिफिकेशन, ओमिशन, कुछ एरर्स हैं जो हो जाएंगी, कुछ एरर्स हो जाएंगे, लिखवाऊंगा मैं, सब कुछ लिखवाऊंगा, आपको पता है। अभी तो फेज चल रहा है सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अंडरस्टैंड करने का, समझने का कि ये बातें क्या क्या करने वाला है। कुछ गलतियां हैं जो यहाँ पे हो जाएंगी, उनको सुधारा जाएगा। अब बेटे क्योंकि ये वाले खाते तो पैक हो चुके हैं, ये वाली बैलेंस शीट तो बन चुकी है, अगर वो गलतियां यहाँ पता चल जाती हैं तो हम एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वो गलतियां यहाँ पता नहीं चलती, पता यहाँ चली तो फिर क्या हम गलत खाते लेके चलते रहेंगे हमेशा? नहीं जी, जैसे गलती पता चलती है बेटे उसको ठीक करते हैं। और ठीक कब करेंगे? पिछले साल के खाते तो यहाँ पे पैक हो चुके होते हैं, उनको छेड़ भी नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, प्रायर पीरियड वाली इन गलतियों को, इन आइटम्स को करंट पीरियड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना कहलाता है प्रायर पीरियड आइटम्स की एंट्री करना अकाउंटिंग करंट वाले ईयर में, इसी को नाम दिया गया बेटे प्रायर पीरियड आइटम्स। आइए एक और चीज, जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कई बार अकाउंटिंग में कुछ पॉलिसीज का चेंज हो जाता है, ठीक है। जो बात AS1 ने कही थी वही बात यहां पर रिपीट होनी है AS5 में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे SLM से WDV या WDV से SLM, पॉलिसी का चेंज होना, मेथड का चेंज होना कब कब हो सकता था? जब लो की कंप्लायंस के लिए, AS की कंप्लायंस के लिए, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। याद आ रही है वही बातें? AS1 में हमने ऐसा पढ़ा था कि भाई पॉलिसी को कब कब चेंज कर सकते हैं, वही सब बातें यहाँ पे आनी है फिर से। और अगर पॉलिसी को चेंज करेंगे तो पॉलिसी को चेंज करने के बाद में उस ईयर में, जिस ईयर में हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, क्या क्या बातें हैं जो शो करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं जी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहला पार्ट अंडरस्टैंडिंग तो हो गया कि इस AS में क्या क्या बातें होंगी। अब इन्हीं सब बातों को हमें प्रोविजन फॉर्म में, लीगल फॉर्म में, जिस तरह से AS के अंदर लिखी है उनको लिखना है जी, और लिखने के बाद में फिर हमें उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जी। सर दूसरी साइड ले आना प्लीज। आइए जी AS5 में शुरू हो जाते हैं हम लोग। लिखो जी, सेकेंड पार्ट AS का पहला पार्ट था अंडरस्टैंडिंग, यह है लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो लीगल प्रोविजंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं जी। सबसे पहली बात, दिस AS, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए मैंडेटरी है। सर मुझे दूसरी साइड ले आओ प्लीज। दिस AS इज मैंडेटरी फॉर ऑल एंटिटी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी एंटिटी के लिए, सभी बिजनेस क्लास के लिए, सभी फर्म के लिए, सभी के लिए मैंडेटरी है। नंबर सेकंड, दूसरी वाली बात, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कब? जब इफ कंपनी, अगर कंपनी होती है
तब हम उसमें ये बोलते हैं। या फिर P&L अकाउंट इफ अदर्स, अगर दूसरे लोग होते हैं अदर देन कंपनी तो हम क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट, कि इनमें से जो भी हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप है, ठीक है ना, या कंपनी है, जिस भी हम लीगल एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें होती है, कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स। उसमें ये आइटम्स होते हैं जी, कौन कौन से होते हैं जी, ए प्रॉफिट, और उसमें होता है प्रॉफिट और लॉस जो अराइज हुआ है, अराइज कर देता हूं, अराइज फ्रॉम, अरोज होता है ना, अरोज कर देते हैं, अरोज फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स, जो ऑर्डिनरी आइटम से, जो साधारण से ऑर्डिनरी आइटम से, इसको दोबारा से लिख देता हूं काट के, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स, लिख लो। ऑर्डिनरी क्या होता है, अभी हमें इसी में डिटेल में बात करनी है। दूसरी बात बी, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम्स। सी पार्ट, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर मुझे स्क्रीन के दूसरी साइड ले जाओ प्लीज। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेक्स्ट डी पॉइंट, सर मुझे दूसरी साइड ले जाओ प्लीज। एक मिनट रुको। अरे सर दूसरी साइड ले आओ ना, आवाज नहीं आ रही बाहर। सर मैं अभी तो बैठ ही रहा हूँ, अभी आएगा। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और अगला डी पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम प्रायर पीरियड आइटम्स। ई पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम चेंजेस इन accounting estimates. Next, profit or loss from changes in accounting policies. मैं रुक गया जी, मुझे पता है आप सब लोग बच्चे लोग नोट कर रहे होंगे। मैं रुक गया जी, डोंट वरी।
बेटे नोट कीजिए, मैं आपके लिए रुका हूं। हाँ जी, हो गया। एक रीजनेबल टाइम लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए जी, मैं मान रहा हूं कि अब तो हो ही गया होगा जी। बस बेटे यही है, यही आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चलना है। इन्हीं ए बी सी डी ई एफ, इन्हीं 5 बातों के लिए, कितने, ए बी सी डी ई एफ, इन्हीं 6 बातों के लिए, इन्हीं 6 बातों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इन्हीं सब बातों में वो बताएंगे कि क्या क्या चीज है जो अलग से दिखनी है, क्या क्या चीज है जो अलग से नहीं दिखनी है। मेन इन्हीं से कंसर्न है इस एएस का। ये सब बातें कंप्लीट, तो मतलब ये एएस कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि अब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अगले 6 हेडिंग्स में बात करनी है। इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, इन्हीं को अच्छे से समझना है, और इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। कुछ एग्जांपल्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के, है ना। उनमें यही सब बातें हम देखेंगे। पहले इनको पढ़ेंगे, इनमें कौन सी बातें अलग से दिखानी है, कौन सी बातें अलग से नहीं दिखानी है। फिर क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें यही छांटना है इनके बेसिस पे कि वो वाली बात अलग से दिखानी है या नहीं, अलग से सेपरेटली डिस्क्लोजर करना है उसका या नहीं। एंड आई होप अब तो नोट कर ही लिया होगा। आई जी, नंबर 3, ये पहला हेडिंग, ये दूसरा हेडिंग, और अब चल रहा है जी नंबर 3 नंबर। और नंबर 3 में हमारा ये शुरू हो गया जी। तो मैं इसको एक हेडिंग की शक्ल दे देता हूं। ये नंबर 3 है जी, थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये नंबर 2 था जी पॉइंट, ये नंबर 1 है। अब 3rd पॉइंट से यहां से शुरू हो गए, इसी को हमने हेडिंग में डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स। आइए जी, एक एक चीज सब यहीं पे लिखना शुरू करें। लो जी, लिखते हैं। These are profit or loss arised due to normal or routine, that is ordinary course of business। ये प्रॉफिट एंड लॉस वो वाला है जो अराइज हुआ है किससे, जो किससे अराइज हुआ है बेटे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल या रूटीन जो बिजनेस है उसका, उससे अराइज हुआ है, तो ये कहलाता है ऑर्डिनरी आइटम से प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, नेक्स्ट, any activity which is undertaken
by the entity as part of its business which is undertaken by the entity as part of its business and related activities in which entity in which activity in which entity in furtherance of comma incidental to or arising from, प्लीज इसको नोट करें, arising from these activities यानी कहना क्या चाहते हैं ये, एनी एक्टिविटी जो अंडरटेकन बाय द एंटिटी एज ए पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, जो बिजनेस के एक पार्ट के रूप में एंटिटी कर रही है एक्टिविटीज, और उससे संबंधित एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, और उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है बिजनेस की, मतलब कह सकता हूं इंसिडेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, वो भी बिजनेस का मेन पार्ट का सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो होती हैं इंसिडेंटल, उनको बोलते हैं। वो उनसे भी जो आने वाला प्रॉफिट लॉस है वो भी ऑर्डिनरी आइटम्स है। एक एग्जांपल लेते हैं जी, एग्जांपल लेते हैं, आइए जी। इसके क्या एग्जांपल है जी, आइए जी एक दो एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। तो देखो बेटे, इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो आप आसानी से समझ जाओगे। सर दूसरी साइड ले जाओ प्लीज। एक है कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटे, आप बैठे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इस एग्जांपल को मैं दूंगा नंबर 1, एक एग्जांपल नंबर 1, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लेते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मेन काम है वो क्या है बताओ? मेन एक्टिविटी, या दूसरे शब्दों में बोलूं मैं इसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। क्या? प्रिंसिपल एक्टिविटीज। मेन काम क्या है? टीचिंग कंसल्टेंसी देना, सीधी सी बात है। अगर इसके साथ में हम लोग कपड़े की दुकान चला दें तो क्या बच्चों को कोई सुविधा होगी? बताओ बेटे, क्या कोई सुविधा होगी? मतलब इसके साथ में अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में या तो इसको कर लें या फिर इसको कर लें। अब इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी ऐसी है जिससे बच्चों को सपोर्ट मिलेगा पढ़ने में, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी सपोर्ट मिलेगा उसकी मेन टीचिंग कंसल्टेंसी में। एक तो हम लगा दें भाई कपड़े की दुकान, शोरूम
ऑफ शोरूम ऑफ क्लोथ्स, और दूसरा हम लगा दें यहां पर एक बुक स्टोर लगा दें या बुक स्टोर खोल दें साथ में। बताओ बेटे कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेन बिजनेस की सपोर्टिंग एक्टिविटी होगी? ऑफ कोर्स आप सब लोग समझदार हैं कि ये वाली जो एक्टिविटी है ये एक सपोर्टिंग एक्टिविटी है जो कोचिंग वाले बिजनेस के लिए ये हेल्पफुल होगी। बच्चे को अगर बुक चाहिए तो उसको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर से बुक ले लेगा। लेकिन ये सपोर्टिंग एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसी एक्टिविटी जो सपोर्टिंग होती है ये कहलाती है इंसिडेंटल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो ऑर्डिनरी इनकम है, ऑर्डिनरी जो इसका प्रॉफिट और लॉस है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी जिनसे आने वाला रेवेन्यू इसका ऑर्डिनरी एक्टिविटी वाला रेवेन्यू माना जाएगा। ऑर्डिनरी एक्टिविटी वाला रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। उसमें बेटे एक तो मेन टीचिंग वाला तो है ही, साथ में ये बुक स्टोर वाला भी आएगा क्योंकि ये मेन टीचिंग वाले के सपोर्टिंग है। ठीक है जी, ये क्या है? मेन बिजनेस के सपोर्टिंग है, ये इसके इंसिडेंटल है। तो ये दोनों एक्टिविटीज क्या है? ये दोनों एक्टिविटी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मेन एक्टिविटी, मतलब सॉरी मेन नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑर्डिनरी एक्टिविटी मानी जाएगी। इनसे आने वाला रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल आप लोग बेटे जाते हो सिनेमा, आजकल पढ़ाई में कम और इसमें ज्यादा ध्यान रहता है। बताओ बेटे उसकी मेन एक्टिविटी क्या है? उसकी मेन एक्टिविटी क्या है? मेन है फिल्म चलाना और उससे रेवेन्यू जनरेट करना। फिल्म चलाना और उससे रेवेन्यू जनरेट करना। उस पिक्चर हॉल के साथ में पिक्चर हॉल वाले ने, सिनेमा हॉल वाले ने, इनमें से कोई एक काम वो करना चाहता है जो बिजनेस की मेन सपोर्टिंग एक्टिविटी हो। पहला क्या और दूसरा, इसने यहाँ पे क्या किया? सिनेमा हॉल के साथ में बुक स्टोर लगा रखा है कि जिसको बुक चाहिए पढ़ाई की वो यहाँ पे आ जाए। देखो कितनी कमाल की बात है। और साथ में यहाँ पर बेटे पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक की एक शॉप लगा रखी है इसने यहाँ पर। हाँ जी, तो आप बताओ बेटे सिनेमा हॉल वाले के लिए मेन एक्टिविटी क्या है? फिल्म को दिखाना और उससे पैसे कमाना। ठीक है ना? और उसके लिए मेन एक्टिविटी तो ये है। उसके लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी कौन सी है? उसकी फिल्म देखने में जो एक सपोर्टिंग एक्टिविटी उसकी मेन एक्टिविटी की, यानी कि फिल्म के लिए कस्टमर्स को और ज्यादा सहूलियत हो देखने में, और ज्यादा अच्छा लगे, और ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट फील हो, इसके लिए क्या होगा? बताओ बेटे कस्टमर फिल्म देखता हुआ बुक पढ़ना चाहेगा क्या? नहीं ना। तो ये उसके लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी नहीं है। सपोर्टिंग एक्टिविटी ये है। तो ऐसी एक्टिविटी कहलाएगी इसकी इंसिडेंटल एक्टिविटीज। हाँ जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे सिनेमा हॉल की ऑर्डिनरी आइटम से प्रॉफिट और लॉस काउंट करना है, तो आप कौन कौन सा काउंट करोगे? मेन एक्टिविटी वाला और इंसिडेंटल एक्टिविटीज वाला। आई होप आपने एग्जांपल समझ लिए हैं। आइए मैं इसी बात को अब लिखाता हूं यहां पर। हाँ जी, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज may be principal and also incidental. Principal and also incidental. अगला पॉइंट बेटे। हाँ जी,
the items from ordinary activities may be of two types. ये दो तरह के हो सकते हैं. ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आने वाले ऑर्डिनरी एक्टिविटीज दो तरह की हो सकती हैं. एक जो कि सेपरेट शोइंग है, विच रिक्वायर सेपरेटली डिस्क्लोजर. बी दूसरा विच रिक्वायर्स नो सेपरेट डिस्क्लोजर. जो सेपरेट डिस्क्लोजर की जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उसको अलग से दिखाने की आवश्यकता नहीं है. और एक वो जो सेपरेट डिस्क्लोजर जिसका रिक्वायर्ड है. ये दो तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं. सर हम एएस किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटे ये जानने के लिए कि किन को सेपरेटली दिखाना है. ठीक है, तो यानी अगली लाइन हमारी जो होगी वो इसी के लिए होगी कि ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है. पहले हमने ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ा कि ऑर्डिनरी आइटम में दोनों चीजें शामिल होती है, प्रिंसिपल भी और इंसिडेंटल भी. फिर हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑर्डिनरी दो तरह के होते हैं, कुछ को सेपरेट दिखाना होता है, कुछ को सेपरेट नहीं दिखाना है. अब हम क्या लिखेंगे? वो वाले ऑर्डिनरी जिसको हमें सेपरेट दिखाना है. आई होप कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है. आओ जी, चलें जी, आगे चलें. हाँ जी, लिखो बेटे. फॉलोइंग आर द ordinary activities items which require separate disclosure in the statement of profit or loss अगर कंपनी है तो, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अगर कंपनी के अलावा है तो. क्योंकि कंपनी के केस में बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कि ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं, ये आइटम्स हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वाले जिनको कि अलग से दिखाने की जरूरत है. ठीक है, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस में. ध्यान रखना, सिर्फ यही एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करता है. बाकी सारे देखो बैलेंस शीट वाली बात करते हैं. AS1 बैलेंस शीट में कौन सी पॉलिसी की, AS2 बैलेंस शीट में स्टॉक को किस पे दिखाओगे, AS3 कैश फ्लो, AS6 7 6 तो खैर हट गया, 7 8 वगैरह वगैरह. आइए, 8 तो खैर हट चुका है, काफी टाइम हो गया. तो स्टेटमेंट ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कौन कौन से है जी? नंबर 1 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स. सर हमें ये एग्जाम में याद करने होंगे क्या? ऐसा डाउट बार बार बच्चे पूछते रहते हैं. हाँ बेटे याद करने होंगे. सर भूल गए तो भूलने नहीं दूंगा, मैं यही याद करा दूंगा. से प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स. नंबर 2 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. शुरू वाले दो को याद रख लो. फिक्स्ड असेट्स की सेल पे प्रॉफिट या लॉस,
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सेल पर प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी, फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों की सेल पर प्रॉफिट या लॉस। नंबर थर्ड, हाँ जी नंबर थर्ड, लड़ाई झगड़े के खर्चे, लिटिगेशन एक्सपेंसेस। और लड़ाई झगड़े में क्या हो जाता है, कई बार हार जाते हैं ना, तो लिटिगेशन का सेटलमेंट एक्सपेंसेस, इसको ऐसे कह सकते हैं कि लड़ने के खर्चे, जो फाइट करनी होती है ना, अगर कई लोग क्या होता है अपने बिजनेस में किसी बात पर उलझकर कुछ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं बिजनेस वाले, तो वहां पर कोर्ट में केस चले जाते हैं, तो वहां पर जो फाइट चल रही होती है केस लीगली, तो उसमें लॉयर वगैरह को पेमेंट किया कुछ, और वैसे लीगल एक्सपेंसेस किए, किसी तरह के पेनल्टी, जैसे भी पेनल्टी नहीं, तो ये खर्चे कहलाते हैं लिटिगेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, केस को लड़ने के खर्चे। हाँ, केस अगर हार गए मतलब बेटे हार जाना, लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या इन दोनों को याद रख लो, पहले वाले दोनों फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और दूसरे वाले लिटिगेशन के खर्चे और सेटलमेंट। नंबर 5, चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हालांकि मेरे हिसाब से अब एएस में यहाँ पे अमेंडमेंट आ जानी चाहिए, ये वाला पॉइंट बेकार हो गया है, इसको अलग से दिखाने के लिए बोलते हैं। अरे भाई, जब कंपनी का फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां पर तो इस बात का एक अलग से ही हेड बना दिया गया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो अलग से ही एक हेड बन गया है चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो फिर इसको अलग से दिखाने के लिए एएस को बोलने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो एक डेली रूटीन का पार्ट बन गया है। डेली रूटीन में फॉर्मेट में अलग से खुद ही दिख रहा है। ठीक है, खैर कोई नहीं, जब तक एएस अमेंड नहीं होता हम तो बोलेंगे भाई एएस कह रहा है इसको अलग से दिखाने के लिए। आगे चलो जी, नंबर 6, रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस। हाँ जी, रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस। रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस, प्लीज नोट कर लें, रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस। हो गया, बस ये ध्यान रखना। 4 ये किस चीज के लिए, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटे, रीस्ट्रक्चरिंग। लिखो, रीस्ट्रक्चरिंग। cost and a restructuring of the activities of entity. हाँ जी, जरा देखो बेटे, ये जो रिवर्सल ऑफ प्रोविजन है फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग समझते हो आप,
जैसे बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग चलती है, ये उसी की बात है। तो उसके जो खर्चे हैं उनके लिए जो प्रोविजन बनाया गया, अगर वो प्रोविजन ज्यादा बन गया तो रिवर्सल, और या फिर जो प्रोविजन बनाया जा रहा है, मतलब ए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी, यानी कई बार रीस्ट्रक्चरिंग होती है बिजनेस में, दोबारा से स्ट्रक्चर फ्रेम किया जाता है, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह, कई सारी चीजें होती हैं बिजनेस में। एक जगह से दूसरी जगह पर स्टाफ को शिफ्ट किया जा रहा होता है, कुछ पार्टीशन चेंज किए जा रहा है, काफी बड़ा हॉल है उसके 2 पार्ट किए जा रहे हैं, 3 पार्ट किए जा रहे हैं, अलग अलग ऑफिस बनाए जा रहे हैं, ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। तो उसके लिए पैसा उठा के रखना, या पैसा ज्यादा था तो उसकी प्रोविजन को रिवर्स करना, तो ये भी एक सेपरेट डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है। तो कुल मिलाकर जो ऑर्डिनरी मतलब डेली रूटीन के काम होते हैं, ये सब काम बेटे देखो डेली रूटीन के हैं। असेट्स का पता है कि भाई वो पुरानी हो जाएगी तो बिकेगी, और उस पर वो कुछ ना कुछ या तो महंगी या सस्ती बिकेगी, यानी उसमें प्रॉफिट या लॉस आना ही आना है। तो ये क्योंकि एक रूटीन बिजनेस रूटीन पार्ट है, तो रूटीन एक्टिविटी होने के बावजूद उसको सेपरेटली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और यही काम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सेल पर है, प्रॉफिट और लॉस जो भी आया। फिर लिटिगेशन, अक्सर बिजनेस में लिटिगेशन चलते रहते हैं और उनका कंपनसेशन सेटलमेंट भी चलता रहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई एक अलग उनका डिस्क्लोजर हो ताकि पता चले कि भाई कितना काम इस चीज में इन्वॉल्व रहता है, इस एक नॉर्मल बट एक्सेप्शन आइटम में। हाँ जी, यही बात फिर रीस्ट्रक्चरिंग की है। तो कुल मिलाकर ये है जी वो एक्टिविटीज जिनको सेपरेट डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट रहती है। अदर के लिए क्या हुआ सर? देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो सेपरेट disclosure requirements for there is no separate disclosure requirement for other ordinary एक्टिविटीज। इसके भी एग्जांपल लिख लो, जैसे सैलरी पेड, वेजेस है, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट है। कभी सुना है कि एडवर्टाइजमेंट का एक अलग से ऐड खोल दो? एडवर्टाइजमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, वगैरह वगैरह। There is no separate disclosure requirements for other ordinary activities. हाँ जी, नेक्स्ट ये देखा जाए तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसमें सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं, ये जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर ए और बी दोनों कवर है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल आइटम भी आ गए जो ऑर्डिनरी है लेकिन एक्सेप्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम ये लिखेंगे, ये दोनों इसी पॉइंट में कवर हो गए। अब हम ये लिख रहे हैं जी, नंबर 4 पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पेन कहाँ गया, बड़े वाला पेन कहाँ गया? चलो जी इससे लिख लेते हैं। नंबर 4, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हाँ जी, लिखना शुरू करें। पहली बात तो इसका मीनिंग क्या है जी?
मीनिंग लिखो जी, इट मीन्स द P&L arised due to the event or due to the transaction. इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस जो अराइज हुआ है किससे, एक इवेंट से या फिर ट्रांजैक्शन से, वो कौन से वाली, which is clearly different from the ordinary activities. ऑफ एंटिटी, जो क्लियरली डिफरेंट है बिजनेस एंटिटी के ऑर्डिनरी बिजनेस से, टोटली डिफरेंट है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा, क्लियरली डिफरेंट तो हो, साथ साथ में एक बात और भी हो, क्या, मान लिया क्लियरली डिफरेंट है और बार बार रिपीट हो रहा है, क्या मतलब सर, and which is not expected to repeat frequently या कहीं रेगुलरली। एक एग्जाम्पल देके बात समझते हैं। जो एग्जाम्पल अभी हमने दिया था पहले, उसी को लेकर के मैं चलता हूं। आइए जी, जो एक एग्जाम्पल हमने पहले लिया था ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का, उसी को लेके बात समझते हैं जी। ये है जी कोचिंग इंस्टीट्यूट, और इसका मेन काम क्या है, टीचिंग कंसल्टेंसी। ये तो है इसकी ऑर्डिनरी आइटम्स, ऑर्डिनरी आइटम जो इससे रेवेन्यू आया, जो बुक आया वो भी ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये प्रिंसिपल और ये इंसिडेंटल बन गया, दोनों मिलाकर बन गए ऑर्डिनरी आइटम्स। जो बिजनेस की डेली रूटीन का काम है, बिजनेस का एक ऐसी इवेंट और ट्रांजैक्शन है जो रेगुलर रूटीन पे होती है, जो बिजनेस की मेन कंसर्न है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम कोई कपड़े बेचना थोड़ा है। अगर इंस्टीट्यूट एक आध बार ऐसी हरकत कर देता है, सेल लगवा देता है, तो मैं इसको बोलूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक शोरूम ही खोल दिया और ये रिपीटेडली इसको बार बार क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, यानी कि वो बार बार बिजनेस कर रहा है कपड़े बेचने का, जबकि वो उसकी मेन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जबकि वो उसका मेन काम नहीं है, वो साइड बाय साइड एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, तो ये बन गई इसकी एक रेगुलर एक्टिविटी। ठीक है, भले ही वो ऑर्डिनरी नहीं हो, ऑर्डिनरी कैसे, प्रिंसिपल और इंसिडेंटल नहीं हो, वो डिफरेंट बिजनेस है, क्लियरली डिफरेंट है बिजनेस, लेकिन वो रिपीट हो रहा है जी, तो ये भी इसकी बिजनेस की फिर एक ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में आ जाएगी, क्योंकि उसने अपना मेन बिजनेस ये भी बना लिया फिर। ठीक है, अब आपको डाउट आएगा किस बात का, फिर सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा, जब कभी कभी ये शोरूम वाला काम करता है, कभी कभी कपड़े की सेल लगवा देता है, जो उसका मेन काम नहीं है, क्लियरली डिफरेंट है, मेन एक्टिविटी से क्लियरली डिफरेंट है, और बार बार वो रिपीट नहीं करेगा,
तब वो कहलाती है उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ठीक है, जी तो अब तो आपने नोट कर लिया होगा बेटे। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब इसका एग्जांपल आप फिर से यहां पे लिंक कीजिए। क्या करना है इनको, जो क्लियरली डिफरेंट है और साथ साथ में नोट एक्सपेक्टेड टू रिपीट, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई वो रिपीट होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं इसमें दिखा देता हूं। एग्जांपल, एग्जाम्पल क्या, जैसे 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 गवर्नमेंट से ग्रांट मिलना एक रिपीटेशन की बात नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन ऑफ बिजनेस की बात नहीं है। नेक्स्ट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, क्या रोज रोज चोरी होगी? नहीं। क्या ये हमारे बिजनेस का रूटीन पार्ट है चोरी होना? नो। क्या चोरी रिपीट होगी? नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपीट, नहीं जी। तो ये ऐसी एक्टिविटी जो है वो हमारे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहलाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट, क्या ये क्लियरली डिफरेंट है हमारे बिजनेस से? हाँ जी, हमारा काम ग्रांट लेना नहीं है, हमारा काम है बिजनेस करना, कोचिंग पढ़ाना। अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी और गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दी है वो अब एक्सपेक्टेड है क्या रिपीट होने के लिए? नहीं। दोबारा से गवर्नमेंट ग्रांट दे ऐसा जरूरी नहीं है, कोई रिपीटेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपीट ऑन रेगुलरली। ठीक है, कभी कभी हो जाए तो बात अलग है। चलिए जी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर की। अगला पॉइंट इसी के अंदर, सच आइटम्स आर शोन सेपरेटली in P&L account or statement of profit and loss account, comma, in such a way that their impact on current year profit and loss account, current year profit and loss account can be seen easily, ताकि उनका इम्पैक्ट अलग से पता चल जाए बड़े आराम से। इस तरह से उनका डिस्क्लोजर हो। मतलब बेटे सीधी सी बात है, सेपरेटली डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है ऐसी चीजों का, सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है ऐसी वाली चीजों का। अगला नंबर, अगला नंबर, अगला नंबर, हाँ जी अगला नंबर,
प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम, अगला नंबर कौन सा है बेटे, ये दोनों तो पहले पॉइंट में हो गए, ये वाला भी हो गया। अब प्रायर पीरियड आइटम की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम प्रायर पीरियड आइटम, नंबर 5 डाल दीजिए हेडिंग। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम प्रायर पीरियड आइटम्स। लिखो, सबसे पहली बात तो मीनिंग। सबसे पहली बात बेटे मीनिंग कि भाई किसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो मीनिंग। एक टेक्निकल लैंग्वेज के साथ लिखाता हूं आपको, ताकि आप एग्जाम में उसको फिट करो और तुरंत के तुरंत जान जाओ कि ये प्रायर पीरियड है कि नहीं। लिखो जी, these are income or expense. These are incomes or expenses which arised in the current accounting period. जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में अराइज हुए हैं। करंट अकाउंटिंग पीरियड में क्यों आए हैं भाई, ठीक है ना। although related to past accounting पीरियड, हालांकि वो पिछले अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। वो 1 साल भी हो सकता है और 2 साल भी, ठीक है। हाँ जी, which arised in the current year due to errors or omission in the preparation of financial statements of past year or years, पिछले साल या पिछले साल से पहले के ईयर्स में, मतलब पिछले ईयर या पिछले ईयर से भी पहले वाले ईयर्स में कोई गलती हो गई, कोई एरर हो गया, ओमिशन हो गया, जो अराइज हुआ और अभी पता चला, तो ऐसे वाली चीज को हम क्या बोलते हैं कि वो प्रायर पीरियड आइटम्स है। सबसे पहली बात तो बेटी ये। आई होप यहां तक ओके है। एक कमी रह जाती है, उसको मैं यहीं लिखा रहा हूं। एक नोट डालिए थोड़ा सा यहाँ पे, छोटा सा नोट। एक बात ध्यान रखना, ये जो नोट लिखवा रहा हूं ये स्टडी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इसी के एनालिसिस से निकाला जा सकता है। भाई पास्ट वाले पीरियड में
भाई एक तो क्या है, रिलेटेड टू पास्ट अकाउंटिंग पीरियड, भाई पिछले अकाउंटिंग पीरियड या उससे पहले वाले पीरियड से बिलोंग करती है कोई चीज, और वहां पर कोई गलती वलती हो गई थी और जिसका पता चला किसमें, करंट वाले अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये तीनों बातें होंगी तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रायर पीरियड आइटम है। यहां पर एक छोटा सा नोट डालिए, नोट, प्रायर पीरियड आइटम डज नॉट इंक्लूड, बेटे इसमें नहीं शामिल है, डज नॉट इंक्लूड, प्रायर पीरियड आइटम डज नॉट इंक्लूड अदर adjustments which become necessary by the circumstances, कोमा कौन से वाली, which although related to the prior period or periods, पिछले वाले अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड या उससे भी अकाउंटिंग पीरियड्स जो पिछले वाले हैं, कह रहे हालांकि वो उनसे रिलेटेड होंगी, ठीक है, बट डिटरमाइंड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। बेटे इसमें देखो एक खास बात है, इससे पहले जो बात लिखी थी उसमें क्या था और इसमें क्या था, मैं भी समझाता हूं, पहले आप लिख लो क्योंकि आप लिख रहे होंगे, फिर मैं इसका एक एग्जांपल भी लिखा दूंगा। आप लिख लो पहले इसको क्योंकि आप लिख रहे होंगे, फिर मैं समझाता हूं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नहीं सॉरी, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पर, प्रायर पीरियड आइटम से प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मीनिंग समझा रहे हैं कि भाई किसको बोलेंगे, कि ये वाली इनकम और एक्सपेंस जो पता चले हैं करंट ईयर में, जो हालांकि बिलोंग करते हैं पास वाले अकाउंटिंग पीरियड से, जो करंट ईयर में किस वजह से पता चले हैं, वो किस वजह से सामने आए, क्योंकि एरर और ओमिशन था, या तो गलती थी या भूल ही गए थे किसमें, लास्ट ईयर के या लास्ट ईयर से पहले वाले ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में कोई गलती वलती हो गई थी तो ऐसी चीज के बारे में बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। बेटे अगर कोई गलती नहीं थी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे प्रायर पीरियड आइटम में एक बात और, कि एक बात ध्यान रखना इसे पढ़ने से पहले, कि यहां पर एक बात तो पक्की थी कि वो इनकम है या खर्चा है, ये बात पहले से डिसाइड थी, ये बात पहले से डिसाइड थी। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मान लिया सैलरी है किसी बंदे की, किसी वर्कर की सैलरी है, किसी वर्कर की सैलरी है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000 रुपये महीना, एक एग्जांपल। तो साल भर की सैलरी कितनी, 1,20,000 रुपये, क्योंकि 10,000 रुपये महीना, 12 महीने की 1,20,000 रुपये। ना कोई आउटस्टैंडिंग ना प्रीपेड, तो सारा का सारा खर्चा प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए, बिल्कुल जी। तो वो सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में गया सिर्फ 1,11,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी का नाम का खर्चा डाला गया सिर्फ 1,11,000 रुपये। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी या एंट्री करना भूल गए थे,
तो 9,000 रुपए का खर्चा सैलरी का नहीं डाला गया था पिछले साल, और वो 9,000 इस साल में पता चले और हम इस साल में उसको दिखाएंगे क्या? अगर बैलेंस शीट डेट के बाद लेकिन अप्रूवल की डेट से पहले है तो हम AS4 में पकड़ लेंगे उसको, अदरवाइज हम AS5 में ले आएंगे प्रायर पीरियड आइटम के नाम से। मैं फिर से बता रहा हूं, बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल की डेट से पहले अगर बात हो, जो हमने लास्ट क्लास तक हमने देखी थी, तो हम इसको AS4 में कवर कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको AS5 में ले आएंगे। अब ले तो आएंगे, लेकिन एक बात इसमें पक्की थी, क्या कि 10,000 रुपए महीना की अमाउंट फाइनल थी, उसकी अमाउंट में कोई कंफ्यूजन नहीं था। मैं कह सकता हूं अमाउंट डिटरमाइंड थी, बिल्कुल, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो डिटरमाइन ही करंट ईयर में होते हैं, हालांकि बिलोंग लास्ट ईयर को कर रहे होते हैं। तो ये उनकी बात कर रहे हैं, कह रहे उसमें उसको हम प्रायर पीरियड आइटम नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे वो करंट ईयर का आइटम है, अभी डिसाइड हुआ, जब डिसाइड होगा तभी तो वो खर्चा होगा। क्या कहते हैं? प्रायर पीरियड आइटम डज नॉट इंक्लूड, कह रहे प्रायर पीरियड आइटम में ये नहीं शामिल होगा, क्या नहीं होगा? अदर एडजस्टमेंट्स विच बिकम नेसेसरी बाय सर्कमस्टांसेस, कुछ इस तरह की स्थितियां हैं विच आल्दो रिलेट्स टू द प्रायर पीरियड, हालांकि वो पिछले साल से बिलोंग करती हैं, लेकिन डिटरमाइंड इन द करंट पीरियड, लेकिन करंट ईयर में डिटरमाइन हुई। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है एरियर्स ऑफ सैलरी ड्यू टू retrospectively इंक्रीजमेंट। भाई बैक डेट से सैलरी को रिवाइज कर दिया जी, पिछले साल से सैलरी मानी गई, मान ले छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग, वो होता है ना उसमें कुछ ऐसा कुछ कि इतनी तारीख से वो उसकी सैलरी मान लेंगे इतने रुपए, तो पता चला सैलरी उसको कम मिली थी और बैक डेट से सैलरी बढ़ गई, मतलब पिछले साल में उसको मिला था मान लो 10,000 रुपये महीना मिला, और छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग, इस तरह की जो चीजें हैं जब आ जाती हैं तो नोटिफिकेशन आने पे पता चला कि वो 10 नहीं, उसको बोलो 12,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीने के हिसाब से उसको वेतन गवर्नमेंट ने बोला। तो जो 5,000 रुपये कम मिला पिछले साल का, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला। और कब मिलेगा? अभी इसी साल मिलेगा। कब डिसाइड हुआ? इसी साल डिसाइड हुआ। क्या वो पहले से डिसाइड था पिछले साल? नहीं। तो ऐसी चीज गलती नहीं मानी जाती है कि हम उसको प्रायर पीरियड आइटम बोले, वो तो भाई डिटरमाइन ही अभी हुआ है, तो कहते हैं इसको प्रायर पीरियड आइटम नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल सैलरी की तरह शो किया जाएगा जी। अच्छा, फिर क्या करेंगे जी? अब ये तो बात हमने समझ ली कि प्रायर पीरियड आइटम किसको कहते हैं, मीनिंग, और किसको नहीं कहते ये भी समझ लिया। नाउ व्हाट? डिस्क्लोजर। सेम प्रायर पीरियड आइटम्स should be shown in such a way that their impact on current year profit and loss can be seen easily, ताकि उनका इजीली पता चल सके, इजीली वो सेपरेटली दिखाई दें, ठीक है जी। मतलब उसका सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है जी। लो जी, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये मानते हुए कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया होगा, कोई बच्चा बात नहीं कर रहा है क्लास में, पूरा ध्यान से पढ़ने पे लगा रहा है। आइए जी, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कौन से वाला? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स।
चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फिर अपना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज रहेगा। तो अगला हेडिंग डालिए प्लीज। हेडिंग नंबर 6, change in accounting estimates, change in accounting estimates। सबसे पहली बात भाई, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। भाई किसको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट? सबसे पहले तो ये तो पता हो भाई, अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एस्टिमेशन बेसिस पे चल रही होती हैं, अंदाजन के बेसिस पर। जैसे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स। अकाउंटेंट है कि भविष्यवक्ता कि जो बता देगा कि 10 साल की लाइफ है फिक्स एसेट्स की? नहीं बता पाएगा ना। वो एक अंदाजन लाइफ जरूर एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक अंदाजा लेते हैं, मान ले कोई बंदा टी शर्ट लेके आया, तो अंदाजा है कि वो 1-2 साल तक उसको चला लेगा, अंदाजा, ठीक है। और जरूरी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी 7वीं 8वीं क्लास की टी शर्ट अभी तक वो पहने घूम रहे हैं, क्योंकि बड़े ही नहीं, वो उतने ही है ना, वो फिजिकली एक्टिव करते, एक्टिविटी में जाते, वो ऐसे के ऐसे ही 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की टी शर्ट अभी भी पहन रहे। तो खैर ये तो एक मजाक की बात हो गई बेटे। मजाक सिर्फ ये है कि भाई छोटो सीधी सी बात ये है कि एक असेट्स की लाइफ का आप सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि असली तो एग्जैक्ट तो भगवान ही बता सकता है। तो हमारे अकाउंट्स में काफी सारी चीजें हैं जो एस्टिमेशन बेसिस पर, एक अंदाजन बेसिस पे चलती हैं। उनमें से जो भी हमने जो बेसिस उठा रखे हैं अपने यहाँ पर, कई बार वो उन बेसिस में चेंज आ जाता है। जैसे मान लिया एक असेट्स हमने सोचा कि 10 साल चलेगी, और 3 साल चलने के बाद में हमारा फिर से अंदाजा चेंज हो गया कि यार ये तो अभी अगले 15 साल तक मुझे लगता नहीं कि खराब होने वाली है। तो हमारा अंदाजा चेंज हो गया, और हम उस अंदाजे के चेंज पर हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट बदल जाती है। तो इस चेंज आने से, इस तरह के चेंज आने से, इस तरह के अंदाजों के चेंज आने से, एस्टिमेशंस के चेंज आने से अकाउंटिंग में इफेक्ट पड़ता है जी। तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो बात समझो कि अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। फिर इसके चेंज की वजह से क्या इफेक्ट आएगा और उसको क्या कैसे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है ना। आइए जी, लिखिए जी, लिखो। इन द बिजनेस accounting many business activities are recorded on estimation basis, ऑन एस्टिमेशन बेसिस। बेटे बिजनेस अकाउंटिंग में बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है अंदाजों के आधार पर, एस्टिमेशन बेसिस पर। सम कैलकुलेशंस are done
ऑन एस्टिमेशन बेसिस। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे लिख दूं पहले, विच आर कोल्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, भाई इन्हीं को हम बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, फिक्स एसेट्स वाला। एक फिक्स एसेट्स है, उसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है हमने मानी थी 10 इयर्स, और स्क्रैप वैल्यू वो भी कैसे होगा बेटे, एस्टिमेट, क्योंकि 10 साल के एंड पर ये कितने की बिकने वाली है, हमने ये भी तो सिर्फ एक एस्टिमेट ही कह सकते हैं, क्योंकि जब 10 साल खत्म होंगे तब जाके पता चलेगा। मान लिया वो है बेटे 5,000 है अंदाजन, तो हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर हमारा निकला कितना, 1,00,000 SLM की मैं बात करूं, माइनस 5,000 डिवाइड बाई 10, 9,500। फिर सेकेंड ईयर का भी यही होगा 9,500, फिर बेटे थर्ड ईयर का भी यही होगा 9,500। तो अगर मैं बात करूं एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, जो बुक वैल्यू है 9,27, 28,500 को माइनस कर देंगे, 1,00,000 माइनस 28,500, 80 में से 8 गए, बचे 72, तो 71,500 रुपए बुक वैल्यू है। ईयर थर्ड के एंड होने पर बुक वैल्यू है जी 71,500 रुपए। अगर 28,500 का डेप्शन घट गया जी, यहां पे आकर के आफ्टर थर्ड ईयर, आफ्टर 3 years, एस्टिमेटेड लाइफ रिवाइज्ड एज 15 years। कह रहे हैं कि भाई इसकी लाइफ हम 10 साल सोच रहे थे, हमें तो लगता है इस एसेट्स की लाइफ 15 साल है, और 15 में से कितने जा चुके हैं अभी तक, 3 साल जा चुके हैं जिनका हमने डेप्शन लगाया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब कितने साल और बचे हुए, 12 साल। तो यहां पर रिवाइज्ड एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी, 15 में से 3 years, 15 years माइनस 3 years इज इक्वल टू 12 years। भाई 12 साल की लाइफ बच गई है एस्टिमेट, ये एक चेंज आ गया। कहाँ तो हम सोच रहे थे 10 में से 3 के बचे 7, कि भाई 7 साल की बची है, 7 साल की बची है लाइफ, काम देख रहे हैं ये तो अगले 12 साल तक और जाएगी। तो यहां पर बेटे रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालना होगा, 71,500 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 12, 5,000 तो माइनस होना ही होना था, बची हुई वैल्यू ये है, और स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अगर स्क्रैप वैल्यू में चेंज आता तो हम भी इसकी भी चेंज वैल्यू लेते, तो जो भी आएगा डेप्रिसिएशन वो यही आएगा। कैलकुलेटर कहाँ गया, देखिए जी कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर देखते हैं, ट्राई करके इसको। हाँ जी, 71,500 माइनस 5,000 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया जी 5,542 डेप्रिसिएशन आ गया जी, रिवाइज डेप्रिसिएशन।
तो ये जो चेंज आया है ये किसका चेंज है? ये अकाउंटिंग में अंदाजे का चेंज है, अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज। नाउ व्हाट? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर हाँ जी लिखिए। डिस्क्लोजर से पहले इसके अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में कुछ और पॉइंट भी लिखा देता हूँ, ठीक है? डिस्क्लोजर को भी लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने इसके बारे में ही लिखा, एस्टीमेट कहते किसे हैं। आइए कुछ और बात भी लिखते हैं एस्टीमेट के बारे में पहले। सच estimates comprises uncertainty due to uncertainty and due to this it cannot be measured exactly क्योंकि यहाँ पर जो एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर रहता है, तो इसलिए ये एग्जैक्टली मेजर नहीं किए जा सकते, एकदम करेक्ट मेजर नहीं किए जा सकते, ठीक है? बट ओनली नियर टू करेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड। लेकिन नियर टू करेक्ट हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, लगभग। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओनली नियर टू करेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड। हाँ जी, and whenever as per actual situation and when as per actual situation such estimates change, then it is called change in accounting estimates। तब इसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जब भी एक्चुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंज आता है तो हम इसको बोलेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज। चलिए जी आगे लिखता हूं। डिस्क्लोजर, बी पॉइंट डालते हैं, अब डालते हैं जी डिस्क्लोजर। हाँ जी, if change is material then such to be shown separately। if change is material तब हम इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे।
in the statement of profit and loss, statement of profit and loss as a separate items, as a separate item, but if change is not material, then no separate disclosure required, no separate disclosure required. It is subjective matter that change is material or not. ये सब्जेक्टिव मैटर है बेटे, ये डिसाइड करना होगा कि चेंज मटेरियल है कि नहीं. मोस्टली we assume material if not given. अगर हमें नहीं बताते तो ज्यादातर हम लोग क्या कर लेते हैं बेटे, मटेरियल उसको मान लेते हैं. अब ऐसी एक छोटी सी बात बची हुई है हमारे उसमें, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की. तो जी चले आगे बेटे, आओ जी. अगला हेडिंग है हमारा 7th नंबर. हेडिंग डाल के छोड़ रहा हूं, मुझे पता आपके आप नोट कर रहे होंगे, किसी का छूट नहीं जाएगा, डोंट वरी. प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं यहां पर दो बातें लिखूंगा, पहली बात तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो यहां पर AS1 वाली बात, सारी बातें यहां पर फिर से आ जाएंगी. सारी बातें वही, क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी. फिर उसके एग्जांपल्स आ जाएंगे. फिर यहाँ पर आएगा कि चेंज कब कब कर सकते हैं, जब चेंज करेंगे तो क्या बातें डिस्क्लोज करेंगे, ये सब बातें यहाँ पर आने वाली है. आइए बिना ज्यादा समझे अब इसको लिखना शुरू करें, क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको. लिखें अकाउंटिंग, बेटे थोड़ा तेज चलाना हाथ. पॉलिसी मीन्स accounting principles and methods of applying such principles. Accounting principles and method of applying such principles. एग्जाम्पल वही सारे हैं बेटे, डेप्रिसिएशन पॉलिसी, स्टॉक पॉलिसी,
बाय डेप्शन में WDV SLM, स्टोक में FIFO, LIFO, एवरेज, वेटेड एवरेज। नेक्स्ट, these policies are used for preparation and presentation of financial statement। ये पॉलिसियां यूज की जाती हैं किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज परमिसिबल only for reasons as under। नंबर 1 वही बेटे, टू कंप्लाई विद लॉ। नंबर 2, टू कंप्लाई AS। नंबर 3, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। प्लीज इसको नोट करें, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। एंड आई होप कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। आइए जी आगे बढ़ते हैं जी। इसी के अंदर लिख रहा हूं मैं अभी, इसी के अंदर लिख रहा हूं बेटा अगला पॉइंट। इफ देयर इज चेंज, अच्छा इस पे हेडिंग डाल दो डिस्क्लोजर। हेडिंग क्या डालोगे बेटे? डिस्क्लोजर। देन if there is change which is material, which is material, then following disclosures are required। यानी अगर मटेरियल चेंज नहीं है तो नहीं। कौन कौन से डिस्क्लोजर भाई? ओल्ड पॉलिसी क्या थी, याद आ रहा है? अब ये जो है ये न्यू पॉलिसी क्या है, लेटेस्ट वाली। रीजन क्या है चेंज के? रीजन फॉर चेंज। और बेटे नंबर 4, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बेटे एएस तो हमारा पूरा हो गया थ्योरी वाइज लिखने के हिसाब से, तो आप सबके लिए मैं रुका हुआ हूं कि आप सब लोग इसको नोट कर रहे होंगे। प्रैक्टिस तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस की। आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। सबसे छोटा AS 5। चलिए जी, तो मेरे ख्याल अब तो आपने नोट कर ही लिया होगा। आइए जी फिर हम लोग आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।
सर फुल स्क्रीन ले आना सर। तो ये था बेटे AS5 में 2 फेज, पहला फेज अंडरस्टैंडिंग, दूसरा फेज लीगल प्रोविजन। अगली क्लास हमारी एक्सक्लूसिवली होगी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की। प्लीज स्टडी मैट लेके आना और स्कैनर भी लेके आना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके टाटा बाय। सर क्लास ओवर कर दीजिए।